हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार लवलेस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब एग्जाम बहुत पास आ गया है। अब हमारे पास लगभग 30 दिन का समय और बच गया है और इन 30 दिनों में मैथ्स रीजनिंग के जो 50% जो टोटल वेटेज का लगभग लगभग 50% है उसको कवर करना है। तो ध्यान रखना कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना, ताकि आप हर एक सवालों का अच्छे से जवाब दे पाओ और 45 में कम से कम आपके 40 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए दोस्तों, है ना। ये मान लीजिएगा कि अभी के जनरेशन में कंपटीशन बहुत टफ है और आप सबको पता है कि पोस्ट कितने हैं, है ना। तो उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके हम सिलेक्शन ले पाएंगे। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिएगा, है ना। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। मैं जितने भी सवाल लाऊंगा आपसे वो पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और जिस प्रकार से व्यापम अपना सिलेबस बदला है, पैटर्न बदला है, उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल देखेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा बेहतरीन सवाल पहला सवाल है ना, जो गजब का सवाल है। ये मान लीजिए कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मैं सवाल लेकर आया हूं वो सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। तो देखिएगा पहला सवाल ये रहा। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, दिए गए आकृति के संदर्भ में सही कथन को चुनकर आपको बताना है। ये हमारे पास एक आकृति है जिसमें छोटे छोटे घन को एक के ऊपर एक करके रखा गया है। क्लियर दोस्तों? अब हमारे पास कथन इस प्रकार है, कुछ कथन, 4 कथन दिया गया है। तो पहला कथन ज्ञात करना है, क्या बोला गया है? कुल घनों की संख्या 15 है। आकृति को देखकर आपको यह बताना है कि क्या सही में कुल घनों की संख्या 15 दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा अब घन काउंट कैसे करोगे। आपको पता है कि ये एक लेयर है भाई, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर और ये ऊपर वाला आपके पास तीसरा लेयर है। क्लियर है? कितने लेयर है? टोटल 3 लेयर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना नीचे वाले लेयर को कैसे काउंट करोगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 1 और 2 क्यूब और ये 3 क्यूब, नीचे में 3 क्यूब है और ये वर्गाकार है। तो हम डायरेक्ट कह सकते कि नीचे में सबसे 3 का वर्ग कितने होगा? 9। मतलब नीचे वाले आपके हिस्से में कुल घनों की संख्या कितना होगा? 9 होगा, छुपे हुए घनों के साथ। अब ऊपर में आप देख पा रहे हो कि ये 1 घन, ये 2 घन, ये 3 घन और ये 4 घन, और इसके नीचे में ये वाले के नीचे में 1 घन होगा, 5 घन। क्लियर है दोस्तों? एक घन सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये आपके पास 1 घन हो गया। तो टोटल घनों की संख्या कितना होगा? तो 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा जो पहला कथन है एकदम क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। पहला कथन कैसा होगा दोस्तों? मेरा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है भाई? अब हम बात करते हैं बाह्य घनों की संख्या 8 होगी। बाह्य घनों का मतलब ये है कि जो घन बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है, क्या उन घनों की संख्या 8 है? तो आप खुद काउंट करोगे अब कितने घन आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा ये 1 घन दिखाई दे रहा है, ये आपके पास इधर दूसरा घन दिखाई दे रहा है, इधर तीसरा घन दिखाई दे रहा है, और वो लास्ट वाले कोने में भी 1 घन होगा, है ना भाई। तो वो भी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब निचले वाले सतह में कह सकता हूं कि 4 घन दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर 1 घन, ये 2 घन, ये 3 घन और ये 4 घन। तो ऊपरी वाले हिस्से में भी मुझे 4 घन दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर में 1 घन दिखाई दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ टोटल दिखने वाले घनों की संख्या 4 4 8 और एक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमारा कथन क्या है भाई कि दिखाई देने वाले बाह्य घनों की संख्या 8 होगी। ये क्या है? गलत है, 8 नहीं होगी भाई। कितने होंगे हमारे पास? 9 होगा। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। आंतरिक घनों की संख्या क्या? 6 होगी। अब आंतरिक घनों की संख्या 6 निकालना है। मैंने कहा कि भाई यदि टोटल घनों की संख्या मेरे पास 15 है, ध्यान समझना दोस्तों, टोटल घनों की संख्या 15 है और बाहरी जो घनों की संख्या 9 है, तो मैं चाहता हूं टोटल घन में से यदि बाहरी घन को घटा दूंगा तो आंतरिक घन बचेगा भाई, क्योंकि कुल घनों की संख्या कितना है? 15। तो 15 में मैं 9 को घटा दिया तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 6। तो मैं कह सकता हूं कि आंतरिक घनों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो एम वाला कथन भी क्या होगा यहाँ पर? मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एन कथन क्या है? पूर्ण रूप से ढके घनों की संख्या 2 होगी। अब मैंने कहा पूर्ण रूप से घन ढके हुए मतलब आधा दिखाई नहीं देना चाहिए कुल मिलाकर, है ना भाई। आधा दिखाई नहीं देना चाहिए, उन घनों को हम क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से ढके हुए। तो मैंने कहा एक इसके नीचे होगा और उसके नीचे एक और होगा, मतलब 2 होगा। तो ये वाला भी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन से कहीं सही होगा भाई मेरा? तो मैंने कहा कि ये एन वाला भी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर के, एम और एन कहीं पर है
ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल यदि बनता है तो इन सभी सवालों को आपको अच्छे से जवाब देना है। क्लियर दोस्तों, पहले ध्यान से पढ़ना और ध्यान से पढ़ने के बाद ही इन सवालों का आपको जवाब देना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, देखो क्या है भैया, है ना। दी गई आकृति में घनों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस आकृति में कितने घन दिखाई दे रहा है ये हमको बताना है। तो हम सबसे पहले लेयर गिन लेंगे। मैंने कहा कि ये वाला जो होगा मेरे पास लेयर 1 होगा, ध्यान समझना, है ना। लेयर 1, ये मेरे पास ये लेयर 2 होगा, ठीक है भाई, लेयर 2, और ये जो होगा मेरे पास लेयर 3 होगा। क्लियर है दोस्तों, लेयर 3, ठीक है भाई। अब सबसे निचले वाली जो आपके पास लेयर है, इनको एक नाम देना क्योंकि ये लेयर 1 है। तो मैंने कहा ये एक और ये एक, क्योंकि ये लेयर 1 के अंतर्गत है। तो आप देख पाए कि नीचे में कितने घन, एक और एक, मैंने कहा टोटल 3 घन। अभी जो छुपे हुए हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं इतने लेयर के अकॉर्डिंग काउंट करूंगा तो मुझे छुपे हुए घन भी मिल जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब लेयर 2 में कितने घन दिखाई दे रहा, तो लेयर 2 में भाई 2 घन दिखाई दे रहा, तो नंबर 2 डालना, 2 और 2, तो मैंने लिख दिया कितना हो गया, 4, प्लस ऊपर वाले लेयर मतलब तीसरा लेयर है, और तीसरा लेयर में केवल 1 है तो 3 ये हो जाएगा। तो जोड़ने पर 4 3 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा 10। तो टोटल घनों की जो संख्या होगी वो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। जब भी आपको घन काउंट करने के लिए बोला जाए तो लेयर काउंट कर लेना। सबसे निचले वाले जो लेयर है उसको लेयर 1, उसके बाद ऊपर वाले को लेयर 2, फिर सबसे ऊपर वाले को लेयर 3, और होंगे तो लेयर 4 लेयर 5 भी कर लेना। अब क्या करना, लेयर 1 में जितने भी आपको सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है उनको एक एक नंबर देना। लेयर 2 में जितने भी सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है उसको लेयर मतलब लेयर 2 में जो भी सिंगल सिंगल घन होंगे उसको 2 नंबर देना, क्योंकि लोअर लेयर 2 का है। तीसरा है तो 3 नंबर देना, और जितने भी आपको नंबर मिले उन सभी नंबरों को जैसे जोड़ोगे आपको छुपे हुए घन और दिखाई दे रहे घन, इन सभी का संख्या एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। इस चीज को याद रखना है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ये रहा, ये गजब का सवाल है। ये मान लो कि एग्जाम ओरिएंटेड है क्योंकि व्यापम ऐसे सवाल पूछ रहा है ना भाई। निम्नलिखित आकृतियों पर विचार करके आपको जवाब देना है। ये हमारे पास एक आकृति, फिर उसका थोड़ा मॉडिफाई रूप, फिर उसके बाद खुद मॉडिफाई, और फिर और इस आधार पर आपको ये 5वां नंबर का जो आकृति के स्थान पर क्या अंक आ सकता है या कौन सा आपके पास इमेज आएगा ये पूछा गया है। क्लियर है भाई। तो मैंने कहा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम इन्हीं इमेजों में से कंपेयर करेंगे और इन इमेजों को कंपेयर करने के बाद ही हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। क्लियर दोस्तों, तो ध्यान से देखना। अब मैं सबसे पहले ये वाले आकृति को देखा, उसके बाद मैं ये वाले आकृति को देखना चाहूंगा। तो आप एक चीज नोट करोगे कि भाई जो आकृति यहाँ पर इस साइड ब्लैक था, इस साइड ब्लैक था, अब इसका ब्लैक इस साइड हो गया, मतलब पलटा गया है ना। इसका ब्लैक इस साइड था, मैंने ब्लैक यहाँ पर, मतलब जस्ट मैं कह सकता हूँ कि ये मिरर प्रतिबिंब का काम कर रहा है। मिरर प्रतिबिंब नहीं कह सकते, पलटा हुआ है ना। मिरर प्रतिबिंब बोलकर नाम खराब नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये इधर ब्लैक था, ब्लैक इधर हो गया, ब्लैक इधर था, ब्लैक इधर हो गया, ब्लैक ऊपर था तो ब्लैक नीचे हो गया, और ब्लैक नीचे था तो ब्लैक ऊपर हो गया। क्लियर है भाई। अब वही रिलेशन यहाँ पर सेकंड के और थर्ड के साथ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये वाला जो ऊपर वाला लेन है, ये वाला ऊपर लेन को ज्यों का त्यों लिख दिया है। ध्यान से देखो, नीचे में आपके पास ब्लैक है, नीचे में ब्लैक है, ऊपर में ब्लैक है, ऊपर साइड तो ऊपर साइड ब्लैक है, कर दिया गया है। और इसको भी, ये वाला लेन को भी ज्यों का त्यों उठाकर लिख दिया गया। मतलब मैं कह सकता हूँ ये मिरर इमेज हो सकता है। क्या होगा भाई, मिरर इमेज 100% बन जाएगा, है ना भाई। क्योंकि ये ब्लैक साइड इस साइड तो ब्लैक इस साइड, और ये साइड ब्लैक है तो इस साइड भी ब्लैक, मतलब इसके बीच भी कंपेयर हो गया। अब हमको नेक्स्ट कंपेयर करना था इन दोनों के बीच, ध्यान समझना। क्लियर है। अब ये नीचे वाला हिस्सा जो था ये ऊपर चले गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया। आ रहा है समझ में। उसी प्रकार ये राइट में जो ब्लैक है वो लेफ्ट में आ गया, और जो लेफ्ट में जो ब्लैक है वो राइट में चले गया। इनके बीच भी कंपेयर हो गया। मतलब हम देख पा रहे हैं कि जस्ट कंपैरिजन हो रहा है ना। सबसे पहले कंपैरिजन कहाँ हुआ, तो फर्स्ट 2 यहाँ पर सेकंड के साथ, उसके बाद यहीं का किया, उसके बाद फिर ये फर्स्ट से यहाँ पर किया। अब हम यहीं से यहीं करेंगे। आपको समझ आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखो ये वाले पोजीशन को यहाँ पर फिट किया गया है ना। मतलब फर्स्ट 2 इसका स्टार्टिंग, फिर यहाँ के एंडिंग और इसका स्टार्टिंग हुआ,
है ना। फिर इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग हुआ, तो इसका स्टार्टिंग और इसका, है ना, इसका स्टार्टिंग कहाँ, इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग हुआ, तो इसका स्टार्टिंग और इसका भी, इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से समझना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन से कलर में, ये स्टार्टिंग एस और ये एंडिंग, है ना, स्टार्टिंग और ये एंडिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये स्टार्टिंग हुआ, ये एंडिंग हो गया, ये इसका स्टार्टिंग हुआ, क्लियर है। फिर हम देखेंगे इसके लिए स्टार्टिंग हुआ, इसका एंडिंग जो है, इसके लिए एंडिंग जो है ये स्टार्टिंग बन गया। फिर हम कहेंगे, मतलब ध्यान समझना इस चीज को एक बार, और पूरा कचरा हो जा रहा है। ऐसे सवाल को समझना बहुत आसान है। देखो ये भाई आपके पास ब्लैक इधर था, ब्लैक इधर कर दिया, ब्लैक इधर था, ब्लैक को इधर कर दिया, मतलब जस्ट पलट दिया। ऊपर में ब्लैक था, इसको नीचे में कर दिया, और नीचे में ब्लैक था, इसको ऊपर में कर दिया। मतलब हम इन दोनों में कंपेयर देखें, मतलब इस लास्ट वाले को उठाकर ये फर्स्ट वाले में डाल दिया गया, इतना समझ आया। अब यहाँ पर बात करेंगे तो ये फर्स्ट लास्ट वाले को इसका फर्स्ट बना दिया गया, है ना भाई, यही किया गया, लास्ट और फर्स्ट को सेम सेम, क्लियर है। फिर क्या किया गया है, ये ब्लैक को यहाँ पर ब्लैक कर दिया, ये नीचे में था इसको ऊपर में कर दिया, और ऊपर में था इसको नीचे में कर दिया। मतलब इन दोनों का फिर कंपैरिजन हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का जब कंपैरिजन हो गया तो हम इन दोनों को सेम सेम रखना चाहेंगे। ऐसे है, इन दोनों का कंपैरिजन फिर बराबर, फिर दोनों का कंपैरिजन फिर बराबर। अब जब बराबर होगा तो सबसे पहले ब्लैक वाला साइड इस साइड आएगा भाई, क्योंकि जैसा है वैसे ही करेगा वो, है ना। और ये वाला इस साइड आएगा ऐसे, फिर ये इस प्रकार से है ना, क्योंकि जेव का ते उठाया था ना, सेम टू सेम उठाया था, यहाँ पर ब्लैक है पास टू पास ऐसे। फिर उसके बाद ऊपर में आपके पास ब्लैक है तो ऊपर में ब्लैक, और नीचे में आपके पास ब्लैक है तो ये नीचे में ब्लैक कर देगा इस प्रकार से। तो ऐसा आकृति कहां पर दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा ऐसा आकृति आपके पास बी नंबर का जो है ये दिखाई दे रहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये, अब ध्यान से देखना कि निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करके आपको क्या करना है, बताना था, है ना भाई। जो आकृति दिया गया है, जो भी हमारे पास डेटा है, इन डेटा को उचित क्रम में आपको क्या करना है, जमाना है। अब मैंने कहा यहाँ पर दिया गया है कि लकड़ी, एक किताब, एक कारखाना, कागज और छापना, है ना। तो हो सकता है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से हमको एंडिंग पॉइंट तक का जो क्रम होगा, ये क्रम हमको बताना है। तो सबसे पहले एक चीज तो हम देख चुके हैं, कागज है, किताब है, कारखाना, लकड़ी वगैरह है, मतलब कहीं ना कहीं, है ना भाई, कागज के बनने से उसके छपने या किताब बनने तक का क्रम होगा, है ना। तो मैंने कहा कागज बनता किससे है, तो आप कहोगे कागज बनने के लिए सबसे पहले मुझे लकड़ी लाना पड़ेगा, लकड़ी को मैं कारखाना ले जाऊंगा, कारखाना में इसका जो भी प्रोसेस होगा वो तो चलेगा ही। अब कारखाना में लकड़ी को हम ले जाएंगे, फिर लकड़ी का कुछ कुछ काम करेंगे वहां पर, है ना। काम करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कारखाना में, तो कारखाना से वहां पर वो कागज बन जाएगा। कागज बनने के बाद हम, अब ब्लैंक कागज होगा अब कारखाना से, है ना। अब ब्लैंक कागज बनने के बाद उसका छपाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा, छपाई। छपाई करने के बाद जब छप जाएगा तो वही एक बुक का रूप धारण कर लेगा, मतलब किताब का। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, लकड़ी आना चाहिए, मतलब के, है ना भाई। के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, के भी यहाँ पर भी, ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लकड़ी को हम कहाँ ले जाएंगे, कारखाना एम, तो के के बाद एम, के के बाद एम, के के बाद एम, तीनों के तीनों ऑप्शन में है। फिर कारखाना के बाद वो कागज बनेगा तो एन आना चाहिए, तो के बाद एम आना चाहिए, के के बाद एम, एम के बाद एन आना चाहिए, यहाँ पर ओ आ गया, गलत हो जाएगा, है ना। के बाद एम, फिर उसके बाद एन, ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद क्या होगा भाई, छापा जाएगा तो ओ आना चाहिए, ओ लास्ट में आएगा तो ये हमारा गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। ऐसे सवाल आए तो इन सवालों को छोड़ना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर जी, नीचे दिए गए प्रश्न में उस विकल्प को चुने जो सही हल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि प्लस का तात्पर्य गुना और गुना का तात्पर्य जोड़, माइनस का तात्पर्य भाग और भाग का तात्पर्य क्या होता है, घटाना होता है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 समीकरण दिया गया है। इन 4 समीकरणों में से हो सकता है चारों के चारों सही हो, या हो सकता है एक सही हो, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो सही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसी डेटा को आधार मानकर सबसे पहले दोस्तों इन सभी को हल करना है, क्योंकि व्यापम जिस आधार पर सवाल पूछ रहा है वहां पर एक से नहीं बल्कि एक से ज्यादा डेटा को सही करके दे रहा है, आपको कुल मिलाकर सभी को हल करने के लिए मजबूर कर रहा है वो। क्लियर है। तो हमारे पास पहला ध्यान से देखिएगा, 30 यहाँ पर माइनस का अर्थ भाग होता है, तो मैंने कहा भाग लिख दूंगा। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है,
तो मैंने कहा प्लस का अर्थ गुणा होता है तो गुणा कर देंगे, गुणा 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाग का मतलब होता है माइनस, लिख देंगे हम कितना 8, और गुणा का मतलब क्या होता है, तो गुणा का मतलब घटाना होता है, और गुणा का मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस का कितना 12। अब आना चाहिए कितना 76 आना चाहिए, तब तो ये क्या है, सही है। क्लियर है। अब हम ध्यान से देखेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के थे 6 है ना, 5 छक्के 30, गुणा 12 माइनस 8 प्लस 12 बराबर 76 आना चाहिए। अब आप देख पाओगे 12 छक्के 72 है ना, माइनस का 8 प्लस का 12 बराबर 76, तो आप कहोगे 12 और 72 को जोड़ेंगे 84, और 84 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 76। मतलब मैं कह सकता हूं कि के वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम मेरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई। अब के सही है तो बी वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी के है, यहां पर भी के है, इनके सही होने के चांसेस है। आगे हम बढ़ते हैं। अब सेकंड वाला हम यूज कर लेते हैं 30 है ना, तो ये दिया गया है 30, गुणा का मतलब होता है जोड़ना, प्लस 5 है ना, माइनस का मतलब होता है भाग 12, और ये प्लस का मतलब होता है आपके पास गुणा, गुणा का 8 है ना, और भाग का मतलब होता है आपके पास, भाग का मतलब क्या होता है, घटाना होता है ना भाई, भाग का तात्पर्य घटाना होता है कितना 12, और आना कितना चाहिए 24। क्लियर दोस्तों। अब ध्यान समझने वाली बात ये है कि यदि मैं एक चीज डील करूं यहाँ पर, मैं एक चीज बताऊं कि सबसे पहले आपको भाग की प्रक्रिया को अपनाना है। ठीक है भाई। अब मैं जब भी 5 को 12 से भाग दूंगा तो डेटा दशमलव में आ गई, चीज को मान लो, और पूरा पूरा कटेगा भी नहीं। इसका मतलब मैं समझ गया कि ये एल वाला जो कथन होगा ये मेरा क्या होगा, गलत होगा। एन वाला कथन गलत होते ही ये वाला एन है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि के है, एल है, एम है, ओ है ना, ओ तो यहाँ पर दिया नहीं है, ओ की जगह यहाँ पर एन होना चाहिए, क्या एन, तो ये वाला कथन भी मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एन है ना भाई, एल गलत हुआ था क्या, एल गलत हुआ था, तो एल होने के कारण ये गलत हो गया है ना, एल गलत होने के कारण ये भी गलत हो गया, और एल होने के कारण ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों ये करेक्ट होगा। ऐसे सवाल आए तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ऑप्शन देखना और ऑप्शन देख कर डिसाइड करना कि क्या होने की संभावना और क्या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपके चारों के चारों ऑप्शन गलत हो जाए, नहीं ना भाई, है ना। हमने देख लिया कि यहाँ पर यदि एल गलत है तो यहाँ पर भी एल था, यहाँ पर भी एल था, यहाँ पर भी एल था, मतलब तीनों जगह यदि एल है तो एल वाले को हम तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गलत है, सही तो है ही नहीं। जब सही नहीं है तो उनके ऑप्शन के सही होने के चांसेस कैसे हो सकता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, और जो बचा उसी को हम अपना सही आंसर मानकर आगे बढ़ जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। यदि सफेद को लाल कहा जाए, ध्यान समझना, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी और पत्ते का रंग क्या होता है। आपसे पूछ दिया गया हल्दी और पत्ते का रंग क्या होता है। अब इस टाइप के सवाल यदि मान लो एक बार पूछा है व्यापम द्वारा, ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन बनने के चांसेस नहीं होगा। आप सभी को पता है कि हल्दी पीला कलर का होता है ना, हल्दी पीला कलर का होता है, और पत्ता का कलर हरा कलर का होता है ना। यूनिवर्सल बात करें तो पत्ता हरा कलर का ही होता है। अब हमको पता है कि भाई पीला कलर, तो पीला को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है, मतलब हल्दी जो होगा हरा कलर का होगा, ठीक है। और हरा कहा जाता है, और हरा को नीला कहा जाता है, पत्ता हरा कलर का होता है, इसको नीला कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हरा और नीला जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। कहा है भाई यहाँ पर हरा और नीला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एम जो होगा दोस्तों ये करेक्ट होगा। अब मान लो इसकी स्थिति को चेंज भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, फर्क पड़ेगा। मान लो यदि स्थिति चेंज हो गया, ये नीला बन जाएगा, ये आपके पास हरा बन जाएगा, तो कैसे पॉसिबल है ना, कैसे पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे, स्थिति चेंज करने पर वो डेटा ऑटोमेटिक गलत होगा, जो यूनिवर्सल होगा उसी को हम सत्य मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर केवल एम सही है, तो एम सही होने का ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में देखो अगला सवाल फिर, ये नीचे दिए गए कूट किसी न किसी प्रकार से एक समान है, ऐसे अनुसरण करने वाले कूट को चुनकर आपको बताना है। ये आपके पास पहला कूट दिया गया है, जिस प्रकार से अनुसरण कर रहा है, बाकी कौन कौन से ऑप्शन अनुसरण कर रहा है, उन ऑप्शनों को हमको क्या करना है, चुनना है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला दे रखा है हमारे पास AZ, उसके बाद CX, अनुपात क्या दिया गया है BY,
फिर क्या दिया गया है, डी डब्ल्यू दिया गया है, डी डब्ल्यू। हम केवल एक को ही चेक कर लेंगे। मैंने एक चीज कहा कि ए जो होता है आपके पास 1 नंबर का है और जेड होता है आपके पास 26 नंबर, सी 3 नंबर का होता है और एक्स होता है हमारे पास 24 नंबर का। आगे बात करें तो बी होता है 2 नंबर का और वाई कितना होता है, तो वाई होता है आपके पास 25 नंबर का। फिर मैंने कहा डी मेरे पास 4 नंबर का होता है और डब्ल्यू होता है मेरे पास 23 नंबर का। यही बात है भाई, ध्यान समझना। यहाँ पर एक चीज तो समझ आ गया मुझे कि एक के बाद बी को छोड़कर सी को लिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार बी के बाद है ना सी को छोड़कर किसको ले लिया गया है, डी को ले लिया गया है ना भाई। हमने यहाँ पर बी को छोड़कर सी को लिए और यहाँ पर सी को छोड़कर डी को लिए, मतलब एक एक छोड़कर लिया गया है, क्लियर है। और साथ में इन संख्याओं का सम किसके बराबर हो रहा है, मैंने कहा 1 और 26 को जोड़ने पर 27 और 3 और 24 को जोड़ने पर भी 27 हो रहा है। 2 और 25 को जोड़ने पर कितना हो गया, तो यहाँ पर भी 27 हो रहा है और 4 और 23 को भी जोड़ने पर कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, क्लियर है। मतलब सेम सम होना चाहिए, हर बार 27 हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन सभी का सम एक जैसे होना चाहिए। अब ध्यान समझिए, डी को मैंने दे दिया यहाँ पर 4 नंबर, उसके बाद के 11 नंबर, एफ जो होता है 6 नंबर और आई होता है 9 नंबर, ई होता है मेरे पास दोस्तों 5 नंबर, जे होता है 10 नंबर, है ना, जी जो होता है ये 7 नंबर होता है और एच होता है 8 नंबर। यहाँ पर जो डेटा है उसी डेटा को मैं ध्यान से लिख दे रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, 1 उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 3, ये कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। या मैं कह सकता हूँ 4 से 2 बड़ा है 6, है ना भाई। और इसी प्रकार 11 से 2 छोटा है 9, जैसे 26 से 2 छोटा था 24, तो ये तो एकदम करेक्ट लग रहा है। 4 के बाद यहाँ पर 5 आना चाहिए था, जैसे 1 के बाद 2 आया है, तो यहाँ पर 4 के बाद 5 है, ये भी सही है। 5 में 2 बड़ा 7 और 10 में 2 छोटा 8। अब जोड़कर देखोगे 4 और 11 15, 6 और 9 15, है ना, 5 और 10 15 और 7 8 15, मतलब कह सकता हूँ कि के का थन जो होगा एकदम मेरा करेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट डेटा को देखते हैं, ध्यान समझना। C3 T20 ई हो गया आपके पास 5, है ना, आर कितना हो गया 18, ठीक है भाई। डी हो गया 4, उसके बाद क्यू हो गया 17, एफ हो गया मेरे पास 6 और एस हो गया 19, क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, अभी जैसे यहाँ पर देखने को मिला 11 4 15, 6 9 15, यहाँ पर 5 और 10 15 और यहाँ पर 7 8 15, यही देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ध्यान से देखना कि 3 और 20 हो गया 23, 5 और 18 हो गया 23, 4 और 17 कितना हो गया, तो आप कहोगे 4 और 17 भाई तो 21 हो गया। तो 21 कैसे हो सकता है, जब सबके डाटा 23 हो रहा है तो 21 कैसे होगा, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद जे का मान करें, जे का मान होता है 10, के का मान होता है 11, एम का मान होता है 13 और एच का मान, एच ही है ना, ये एच ही है, आई है, आई का मान होता है 9। उसी प्रकार के का मान 11, आई का मान 9, एम का मान 13 और जी का मान हो गया 7। हम सिर्फ जोड़ कर देख लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। 10 और 11 21, 13 और 9 होता है आपके पास कितना होता है 22, 13 और 9 22 होता है भाई, 21 होना चाहिए था, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एफ होता है 6 नंबर, एच होता है 8 नंबर, है ना, ओ होता है आपके पास 15 नंबर और एल होता है हमारे पास 12 नंबर, क्या ठीक है। तो ये भी हमारे पास गड़बड़ हो जाएगा क्या, आई 8 नंबर पे होता है ना, आई नहीं एच होना चाहिए था वहां पर, ये भी गलत हो गया है, ये भी गलत है। तो कौन सा, केवल के ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर एक को मिस कर देते हैं, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, केवल के जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल बने, इन सवालों को भूलना नहीं है, ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए, क्लियर है, गजब का सवाल था। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दिया गया है, आकृति में आपके इस प्रकार के अंक दिया गया है, आपको पता होगा ये क्या है, ठीक है भाई। मिसिंग नंबर में हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब इसमें चलने का क्रम या तो ये होता है आपके पास ऊपर से नीचे आ जाओ, या तो आप बाएं से दाएं चलो जाओ। लेकिन देखने की बात यह है कि जब डेटा मान लो नीचे की तरफ भारी हो, भारी कहने का मतलब है कि भाई ज्यादा वैल्यू वाले हो तो आपका क्रम हमेशा नीचे की ओर आ सकता है, और मान लो इस साइड भारी वैल्यू वाले अंक आ जाए, बड़े बड़े अंक आ जाए, तो चलने का क्रम ये होता है बाएं से दाएं। ये 2 कंडीशन फॉलो करना दोस्तों, क्लियर है। तो मैं समझ गया कि नीचे की ओर 36 आ रहा है बड़ा अंक, 140 आ रहा है बड़ा अंक और 18 अंक बड़ा आ रहा है, इसका मतलब चलने का तरीका ऊपर से कहीं ना कहीं नीचे की ओर ही हुआ होगा। अब ध्यान से देखेंगे यदि ऐसा है तो सबसे पहला काम होता है गुणा करके देख लो यार, 3 दूनी 6 और 6 6 के 36 आ गया, है ना,
4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140 हो गया। तो 9 दूनी 18 और 18 ये लाना है, तो 18 कम 18। तो क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा? तो मैंने कहा बी आना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका अपना सकते हैं। ये जो रो में दिखाई दे रहे हैं सभी का एक साथ गुणा करेंगे। 3 गुणा 2 गुणा 6, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। देखो 3 दूनी 6 और 6 छक्के 36। उसी प्रकार ये वाले रो के 4 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 140 हो गया है ना। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे 9 गुणा 2, यहाँ पर गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 18 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो ये 9 दूनी 18 में 1 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 18 हो सकता है। तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा? मैंने कहा एक आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये आज का लास्ट सवाल है हमारा, ध्यान समझना कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। ऐसे सवाल बार बार पूछा गया है ना, बार बार पूछा गया, तो इसको आप, है ना, भूलना नहीं है इस चीजों को। देखते हैं क्या बोला गया है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। क्या सही में ऐसा लगता है भाई? है ना, कोई भी एक चुंबक हम उठा लेते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, आपको पता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है भाई। तो चुंबकीय बल रेखा इतना तो है कि एक बंद वक्र का निर्माण करती है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, एकदम करेक्ट है, कथन सही है। चुंबकीय रेखा चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के बाहर साउथ से नॉर्थ चलती है। तो हमको पता है कि जो चुंबकीय बल रेखा होता है ये हमेशा क्या होगा, इस प्रकार से इसका चलने का क्रम होता है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलता है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ आता है। यहाँ पर बोला गया है क्या, चुंबकीय रेखा चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ, गलत भाई, है ना। चुंबक के अंदर नहीं बल्कि चुंबक के बाहर चलता है ना। इस कारण से हमारे पास कारण क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हर एक टाइप के जितने भी पॉसिबल सवाल है उन सभी सवालों को देखना है ना। और हम लगातार, अब 30 दिन का समय बचे, तो इन 30 दिनों में ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्लास लाए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।